हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। आज अग्निवीर जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 16 लेके आए हैं। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट चैनल पर डाले आ चुके हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 16। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी। तो टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी, तो श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की राजधानी थी। यदि बात करें टीपू सुल्तान की, तो टीपू सुल्तान से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं वो सारे फैक्ट नोट कर लीजिए। देखिए टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम था हैदर अली। हैदर अली। यदि बात करें कि इसकी मृत्यु कब हुई थी, तो इसकी मृत्यु जो हुई थी वो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, यानी कि 1799 में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बारे में और क्या कहा जाता है, इसको मैसूर का टाइगर यानी मैसूर का बाघ कहा जाता है। टाइगर ऑफ मैसूर। मैसूर का टाइगर किसे कहा जाता है, तो मैसूर का टाइगर कहा जाता है टीपू सुल्तान को। इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि जैकोबियन क्लब का सदस्य कौन बना था, तो जैकोबियन जैकोबियन एक क्लब था। उस क्लब का सदस्यता ग्रहण करने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो भी आपका टीपू सुल्तान था। ठीक है, जैकोबियन क्लब का सदस्य बनने वाला पहला व्यक्ति कौन था भारत का, तो टीपू सुल्तान था। इसके अलावा बात करते हैं कि टीपू सुल्तान और जो फ्रांसीसी सेना थी, फ्रांस और टीपू सुल्तान के बीच में एक मैत्री का वृक्ष लगाया था। जो कहाँ लगाया गया था, दोनों के द्वारा लगाया गया था, टीपू सुल्तान और फ्रांस की सेना के द्वारा। तो वो लगाया गया था श्रीरंगपट्टनम में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि फ्रांस व मैसूर की मैत्री का फ्रांस व मैसूर की मैत्री है मित्रता। मैत्री बोल दो या फिर मित्रता बोल दो। मैत्री का पेड़ लगाया गया था। वो पेड़ कहाँ लगाया गया था, तो वो श्रीरंगपट्टनम में लगाया गया था, श्रीरंगपट्टनम में। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये सारे फैक्ट थे टीपू सुल्तान के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अजंता चित्रकला में दर्शाया गया है, क्या दर्शाया गया है, मरणासन राजकुमारी, माता और शिशु, राजकीय जुलूस, या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अजंता कहाँ पड़ता है, अजंता और एलोरा। ठीक है, अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं, वो कहाँ पड़ती हैं, वो पड़ती हैं आपकी औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ता है औरंगाबाद। तो अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, तो ये आपकी महाराष्ट्र में पड़ती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पार्थिव ग्रह नहीं है। पार्थिव ग्रह कौन से कहलाते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए आपका ये सूर्य है। ठीक है, ये आपका सूर्य है। तो सूर्य के निकटतम चार ग्रह कौन कौन से हैं, पहले पड़ेगा बुध, फिर आपका शुक्र पड़ेगा, फिर आपका पृथ्वी पड़ेगा, फिर आपका मंगल पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में फिर क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट पड़ेगी, बहुत सारे क्षुद्र ग्रह पड़ेंगे। उसके बाद में पड़ेगा आपको बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, और फिर वरुण यानी यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, इस तरह से क्या है, इस क्रम में है, सूर्य से दूरी के क्रम में ये सारे ग्रह हैं। ठीक है, तो जो क्षुद्र ग्रह से पहले के चार ग्रह हैं, यानी ये वाले जो चार ग्रह हैं, ये आपके क्या ग्रह कहलाते हैं, ये पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। देखिए पृथ्वी का जो पर्यायवाची होता है वो पार्थिव भी होता है। ठीक है, पृथ्वी से संबंधित जो पर्यायवाची होता है वो पार्थिव, यानी जो पृथ्वी वाला जो ग्रुप है, यानी ये जो चार ग्रुप है, चार ग्रहों का जो ग्रुप है, ये आपका पार्थिव ग्रह कहलाता है। ठीक है, तो इन चारों में कौन कौन शामिल है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अब देख लीजिए इनमें से ऐसा कौन सा नहीं है, तो आपका बृहस्पति क्या है, इन चारों में शामिल नहीं है, तो ये आपका पार्थिव ग्रह में शामिल नहीं होगा। इसी को इन चारों को ही बोलते हैं क्या, इन चारों को बोलते हैं आंतरिक ग्रह, और इन चारों को बोलते हैं बाह्य ग्रह। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये एस्टेरॉइड जो बेल्ट है, क्षुद्र ग्रह की जो पेटी है, उससे बाहर की तरफ है तो ये बाह्य ग्रह बोला जाता है, और ये अंदर की तरफ है तो इनको आंतरिक ग्रह बोला जाता है। और ये जो क्रम दे रखा है ये आपका सूर्य से दूरी के अनुसार दे रखा है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। हो सकता है अगली बार क्वेश्चन में ये वाला पूछते हैं इसमें कौन सा बाह्य ग्रह नहीं है। ठीक है, तो आपको सारी चीज ध्यान रखनी है। तो ये चारों ग्रह क्या कहलाते हैं, ये आपके पार्थिव ग्रह कहलाते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका पार्थिव ग्रह नहीं है। लेकिन बात करें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, तो सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा आपका बृहस्पति है। और बाकी ग्रह के बारे में आपको डिटेल में बता रखा है, पहली वीडियो देखोगे आप तो आपको पूरा सौरमंडल समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे। तो स्वतंत्रता के पश्चात पहले वायुसेना के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आपके कौन थे, सुब्रतो मुखर्जी, यानी ऑप्शन नंबर सी का जाएगा आपका राइट आंसर। ये थे आपके सुब्रतो मुखर्जी, पहले वायुसेना के अध्यक्ष। बात करें वर्तमान में कौन कौन है, तो देखिए वर्तमान में तीनों सेनाओं के बारे में डिटेल नोट कर लीजिए, जैसे आपसे पूछा जाए वायुसेना। ठीक है, इसके अलावा
थल सेना, इसके अलावा आपका नौसेना, ये 3 सेना है। उसके अलावा आपका सीडीएस यानी तीनों सेनाओं का प्रमुख, तीनों सेनाओं को तीनों सेनाओं की सेनाओं का प्रमुख, ठीक है। इसके अलावा बात करें वायुसेना, वायुसेना प्रमुख वर्तमान में कौन है, तो BR चौधरी यानी कि विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी कौन है आपके वर्तमान में वायुसेना प्रमुख है। यदि बात करें थल सेना प्रमुख कौन है, तो मनोज पांडे थल सेना प्रमुख है। मनोज पांडे आपके थल सेना प्रमुख है। ये नौसेना प्रमुख कौन है, तो R हरि कुमार कौन है आपके, R हरि कुमार आपके नौसेना प्रमुख है। और सीडीएस कौन है वर्तमान में, तो अनिल चौहान आपके कौन है, अनिल चौहान वर्तमान में सीडीएस है, ठीक है। इसके अलावा बात करें कि इनके दिवस कब कब मनाए जाते हैं, तो वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। देखिए कहाँ देखूँ आपको यहाँ देता हूँ, 8 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस। थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, 15 जनवरी को, ठीक है। और नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को, ठीक है। इसके अलावा बात करें कि तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, तो तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति, यानी सेनाओं का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। यानी तीनों सेनाएं राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, तो तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है, तीनों सेनाओं का प्रमुख वो कौन होता है, वो आपका भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति भारत के जो है वो आपके तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं पीओएस का विस्तारित रूप क्या है, तो पीओएस क्या होता है, तो देखिए पीओएस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल्स, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। पीओएस आप मशीन देखी होगी आपने, जैसे आपने बैंक में गए होगे तो बैंक में यहाँ पे आप कार्ड स्वाइप करते हैं, यहाँ पे आप कार्ड क्या करते हैं स्वाइप करते हैं, आप नीचे अंक डिजिट दे रखे होते हैं, इस तरह की मशीन होती है, ठीक है। यहाँ पे कार्ड स्वाइप किया जाता है, वो जो मशीन होती है वो आपको क्या होती है, वो पीओएस मशीन होती है। इसके अलावा आपने देखा होगा जो बस कंडक्टर होते हैं उन पर जो मशीन होती है वो भी क्या होती है, पीओएस यानी कि पॉइंट ऑफ सेल्स वाली मशीन ही होती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रिकेट पुरुष विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था, 2023 में भारत इसका मेजबान था, तो इसका आयोजन जो किया गया था वो भारत में किया गया था। इसके अलावा बात करें कि 2027 यानी आज 2023 से 4 साल बाद 2027 में होगा वर्ल्ड कप, वो कहाँ पर होगा, तो वो आपका दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और एक देश आपका और है, यानी 3 देशों में मिलकर आपका ये क्या होगा, 2023 से 27 का वर्ल्ड कप होगा। उस तीसरे देश का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उस तीसरे देश का नाम क्या है, ठीक है। ये 3 देशों में होगा, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और एक देश और है, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में उसका नाम बताना है। इसके अलावा बात करें कि 2023 जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें कौन जीता था, तो उसमें विनर था आपका यानी विजेता था आपका, वो था आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इसका क्या था, इसका विजेता था। और उप विजेता कौन था, तो उप विजेता था आपका भारत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1969 में सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन द्वारा किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी, तो ये था आपका अर्थशास्त्र, यानी अर्थशास्त्र से पहले 5 क्षेत्रों में आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। जो 5 क्षेत्र कौन कौन से थे, शांति, साहित्य, चिकित्सा, उसके अलावा भौतिकी और आपका रसायन, ठीक है, भौतिकी और रसायन, यानी 1 2 3 4 5 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब वर्तमान में उस तब शुरुआत में कितने क्षेत्रों में दिया जाता था, तो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, 1 2 3 4 5, छठा क्षेत्र कौन सा था, तो छठा क्षेत्र था आपका अर्थशास्त्र का, जो कि 1969 से देना शुरू किया गया था। यदि बात करें कि वर्तमान यानी कि 2023 सॉरी अभी तो 2024 चल रहा है, लेकिन 2024 के नोबेल पुरस्कार अभी बटे नहीं है, कब बटेंगे, वो 10 दिसंबर को बटेंगे। 2023 के जो नोबेल पुरस्कार हैं वही पूछे जाने की संभावना है। तो 2023 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, तो साहित्य का मिला था जॉन फासे को मिला था, ठीक है। इसके बाद बात करें शांति का किसको मिला था, तो देखिए शांति वाला लिख देता हूँ मैं आपको, यहाँ लिख देता हूँ, नरगिस मोहम्मद नरगिसी, ठीक है, मोहम्मद नरगिसी को किसका मिला था, तो शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके बाद बात करें अर्थशास्त्र का किसको मिला था, अर्थशास्त्र का यहाँ लिख देता हूँ, अर्थशास्त्र का तो ये मिला था क्लाडिया गोल्डन, ठीक है। ये 3 आपको बता दिए हैं, ये 3 क्यों बताएं, क्योंकि इनमें सिंगल लोगों को मिला है, इसलिए 3 लोगों को बता दिया है, ठीक है। बाकी लोगों को मैंने नहीं बताया क्योंकि उसमें 2 या 3 लोगों को मिला है इकट्ठा, पूछी जाने की संभावना जो रहती है वो सिंगल नाम वालों की रहती है। साहित्य का मिला है जॉन फासे को, अर्थशास्त्र का मिला है क्लाडिया गोल्डन को और शांति का मिला है मोहम्मद नरगिसी को, ठीक है। मोहम्मद नरगिसी कहाँ की पत्रकार हैं, तो ये आपकी ईरान की पत्रकार हैं, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर क्या है? कोर सेक्टर क्या है? ऐसा सेक्टर जिसकी सहायता हर सेक्टर में पड़ती है, वो क्या कहता है? वो आपका कोर सेक्टर कहलाता है। ठीक है, जैसे क्या है आपका लौह इस्पात, यानी लौह इस्पात की जरूरत आपको हर सेक्टर में पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपका प्राथमिक सेक्टर कौन सा होता है? कृषि से संबंधित जो सेक्टर होता है वो प्राथमिक सेक्टर आएगा। उसमें आपको ट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगी, ट्रॉली की जरूरत पड़ेगी, मशीनों की जरूरत पड़ेगी। मशीनें किससे बनेंगी? सब लोहे से बनेंगी। द्वितीय क्षेत्र होता है, द्वितीय क्षेत्र आपका उद्योग वाला क्षेत्र होता है, उद्योगों में मशीनों की जरूरत पड़ेगी तो वो भी लोहे से बनेगी। और तृतीय क्षेत्र यानी जो सर्विस सेक्टर होता है उसमें भी आपको क्या होगा? उसमें भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी तो वो भी किससे बनेगा? लौह इस्पात से बनेगा। ठीक है, इसका मतलब सब सेक्टर में जरूरत किसकी पड़ती है? लौह इस्पात की जरूरत पड़ती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कोर सेक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसमें सबकी जरूरत पड़े वही आपका क्या है? कोर सेक्टर, यानी मुख्य सेक्टर क्या है? लौह इस्पात है। नेक्स्ट देखिए, ध्रुव क्या है? ध्रुव क्या है? ध्रुव एक आपका क्या है? मल्टीपर्पज एक हेलीकॉप्टर है, यानी बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर है। ध्रुव क्या है? बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर है। बात करें इसका निर्माण कब हुआ था, यानी ये भारतीय सेना में कब शामिल हुआ था? ये 1984 में भारतीय सेना में शामिल हुआ था। इसके अलावा बात करें कि इसका निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण किया था HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसका निर्माण किया था। बात करें HAL की, तो इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश है जिसे सर्पराज का देश कहा जाता है? स्थल अवरुद्ध देश का मतलब क्या होता है? कि ऐसा देश जिसकी सीमा जो है वो समुद्र से नहीं लगती है। झीलों से लग सकती है, सागर से लग सकती है, लेकिन समुद्र से नहीं लगती है। वो देश कौन से होते हैं? वो आपके स्थल अवरुद्ध देश होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका क्या हो गया? नेपाल हो गया, भूटान हो गया। श्रीलंका आपका स्थल अवरुद्ध देश नहीं है, चीन भी आपका स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। तो ऐसा कौन सा स्थल अवरुद्ध देश है जिसे सर्वराज के नाम से भी जाना जाता है? तो वो देश कौन सा हो जाएगा आपका? भूटान। ठीक है, भूटान के संबंध में बहुत सारे फैक्ट हैं, आपको नोट करते जाइए एक एक करके। ये पहला फैक्ट क्या है कि भूटान की सबसे पहले मुद्रा पूछी जाती है। भूटान की मुद्रा कौन सी है? उसकी मुद्रा का नाम है नेगोल त्रम। नेगोल त्रम, ठीक है, इसकी मुद्रा का नाम क्या है? नेगोल त्रम। इसकी राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी है आपकी थिम्पू। ठीक है, थिम्पू इसकी राजधानी है। इसके अलावा बात करें कि यहाँ पे एक पर्वत पाया जाता है, इसका नाम है, पर्वत का नाम क्या है? ब्लैक माउंटेन, यानी कि काला पर्वत। काला पर्वत कहाँ पाया जाता है? तो काला पर्वत पाया जाता है आपका भूटान में, जबकि काला जंगल यानी ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है? ब्लैक फॉरेस्ट पाया जाता है आपका फ्रांस में। ठीक है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, काला पर्वत पाया जाता है, ब्लैक माउंटेन पाया जाता है आपका भूटान में, और जब ब्लैक फॉरेस्ट पाया जाता है आपका फ्रांस में। इसके अलावा इसको और नाम से जाना जाता है, तो इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको ना जाना जाता है कि लैंड ऑफ थंडर बोल्ट, यानी कि तड़ित झंझावात वाला देश। इसको तड़ित झंझावात वाला देश क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होता है? बिजली कौन गिरती है, बिजली चमकती है, इसलिए इसको तड़ित झंझावात यानी कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक परियोजना चल रही है भारत सरकार की, वो कौन सी है? तो वो परियोजना है आपकी ताला परियोजना। ताला परियोजना, ताला परियोजना। ठीक है, ताला परियोजना। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि ताला नगरी किसको कहते हैं, तो ताला नगरी आपको पता ही है। ताला नगरी किसके नाम से किसको जाना जाता है? ताला नगरी के नाम से जाना जाता है आपका अलीगढ़। ठीक है, अलीगढ़। ताला नगरी कहाँ किसको बोला जाता है? अलीगढ़ को बोला जाता है। जबकि ताला परियोजना कहाँ चल रही है? ताला परियोजना चल रही है आपकी भूटान में। ठीक है, भारत सरकार की सहायता से चल रही है। तो ये सारे फैक्ट थे भूटान के बारे में, तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 10 दिसंबर को? क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को जो आपका घोषणा पत्र क्या था वो जारी किया गया था, इसलिए 10 दिसंबर को ये मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? चतुर्थ स्तंभ यानी फोर्थ स्टेट शब्द निम्न में से किसके लिए किसे दर्शाता है? तो ये फोर्थ स्टेट किसको दर्शाता है? तो ये दर्शाता है आपका प्रेस एवं समाचार पत्र को। ठीक है, यानी फोर्थ पिलर किसको बोला जाता है? तो फोर्थ पिलर बोला जाता है आपका प्रेस तथा समाचार पत्र को। बात करें प्रेस तथा समाचार पत्र की स्वतंत्रता किसमें है? प्रेस की स्वतंत्रता यानी मीडिया की जो आज़ादी है वो किस अनुच्छेद में है? तो वो आपका अनुच्छेद पड़ता है अनुच्छेद 19(1)(a) में। ठीक है, 19 के 1(a) में है क्या है? मीडिया की स्वतंत्रता है। ठीक है, आपका आर्टिकल 19(a) में पड़ता है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 19(1)(a) में मीडिया की स्वतंत्रता दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का मुख्यालय कहाँ पर है?
तो IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में पड़ता है। यहीं पे क्या है? यहीं पे आपका विश्व बैंक का भी मुख्यालय है। विश्व बैंक का मुख्यालय भी कहाँ है? वाशिंगटन DC में। और वाशिंगटन DC में जो आपका DC है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, इसके फुल फॉर्म भी एक एग्जाम में पूछी गई है। तो DC की फुल फॉर्म है, मैं यहाँ लिख देता हूँ DC की फुल फॉर्म। ठीक है, यहाँ देखिए, इसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, इस पहले उल्टी सीधी हो सकती है क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ। और ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं कि जो IMF है उसका गठन कब किया गया था, यानी ये स्थापना कब की गई थी? IMF और विश्व बैंक की दोनों की एक साथ स्थापना की गई थी। वो की गई थी आपकी 1944 में। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ 1944 में दोनों की स्थापना की गई थी। एक सम्मेलन हुआ था, उसका नाम था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। उस सम्मेलन के बाद में IMF और विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। इन दोनों बैंकों की स्थापना एक साथ की गई थी, इसलिए इन दोनों बैंकों को क्या कहा जाता है? इनको जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ठीक है, IMF और विश्व बैंक को जुड़वा बहन भी कहा जाता है। यदि बात करें कि पेरिस में किसका मुख्यालय है, तो पेरिस में मुख्यालय है आपका यूनेस्को का। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस में पड़ता है। और बात करें रोम में किसका मुख्यालय? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो FAO का मुख्यालय आपका रोम में पड़ता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को, यानी किसकी? FAO की 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसलिए 16 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस। ठीक है, विश्व खाद्य दिवस, क्लियर, मनाया जाता है। इसके अलावा बात करें जेनेवा, यानी कि जेनेवा में किसका मुख्यालय है? तो जेनेवा में बहुत सारी संस्थाएं जिनका मुख्यालय है, जिनमें से प्रमुख संस्थाएं लिख लीजिए आप। सबसे पहले पड़ेगा ILO बोलते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में पड़ता है। उसके अलावा WTO का मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा में पड़ता है। उसके अलावा WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बस विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय भी कहाँ पड़ता है? आपका जेनेवा में ही पड़ता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की है? तो कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की है? तो देखिए, ये आपकी ग्राम्य, पल्लव और चिदम्बरा, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? तो ये तीनों रचनाएं आपकी सुमित्रानंदन पंत की हैं। इस बात करें कि सुमित्रानंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था वो चिदम्बरा के लिए दिया गया था। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत जी को किस पुस्तक के लिए या फिर किस रचना के लिए दिया गया था? तो वो तो रचना थी आपकी चिदम्बरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो बुल फाइटिंग कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो वो आपका स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। बात करें स्पेन की, तो स्पेन की राजधानी क्या है? स्पेन की राजधानी है आपकी मैड्रिड। मैड्रिड कहाँ की राजधानी है? स्पेन की। जापानी राजधानी आपको पता ही है, जापानी राजधानी क्या है? टोक्यो। जहाँ क्या हुआ था 2020 में ओलंपिक हुए थे टोक्यो में। उसके अलावा बात करें मोरक्को की, तो मोरक्को की राजधानी क्या है? मोरक्को की राजधानी है आपकी रबात। और कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी है आपकी ओटावा। ठीक है, ये सारी राजधानियां भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो आपको मैंने पिछले उसमें समझाया था कि जो गतिज ऊर्जा होती है वो वेग के वर्ग पर डिपेंड करती है। जो वेग का वर्ग होता है उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। वी क्या है? वेग का वर्ग पर डिपेंड करती है। अब जब गति को दोगुना कर दिया जाएगा, यानी v को डबल कर दिया जाएगा, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। तो गतिज ऊर्जा भी कितनी हो जाएगी? 4 गुनी बढ़ जाएगी। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 4 गुना बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्डवे घड़ी, यानी कि मॉलिक्यूलर जो वॉच होती है उसका प्रयोग बहुत छोटे समय के लिए नापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी झील के तल से ऊपर आते बुलबुले की आयतन में वृद्धि हो रही है तो उस बुलबुले पर लगने वाला दाब क्या होगा? तो देखिए, मान लीजिए कोई बुलबुला निकल रहा है झील में से और उसका आकार क्या है? बढ़ता जा रहा है। आकार बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा? उसके ऊपर जो लगने वाला दाब है वो क्या होगा? कम होगा। कम होगा तभी तो बढ़ेगा। यदि ज्यादा होता दाब तो वो बढ़ ही नहीं पाता, वो और कम होता चला जाता उसका।
तो क्या हो रहा है, उसके बुलबुले का आकार क्या है, आयतन में वृद्धि हो रही है। इसका मतलब उस पर जो दाब बढ़ रहा है, उस पर जो दाब लग रहा है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब दाब की पूछ रहे हैं, बुलबुले पर लगने वाला दाब क्या होगा, तो लगने वाला दाब क्या होगा आपका, कम होगा। ठीक है, दाब क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब वाष्प द्रव में घनीभूत होती है तो क्या होता है। देखिए, जो वाष्प होती है वो आप क्या होती है, उसमें ऊष्मा ज्यादा होती है। क्यों ऊष्मा ज्यादा होती है, क्योंकि पहले तो जल क्या होता है 100 डिग्री टेम्परेचर पर उबलता है, उबलने के बाद में भी जब उसको और ऊष्मा दी जाती है तो वो वाष्प में कन्वर्ट होता है। तो इसका मतलब जो जल की तुलना में वाष्प में एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। अब क्या वाष्प को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, द्रव में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब एनर्जी क्या होगी, निकलेगी, क्योंकि द्रव में क्या होती है, एनर्जी वाष्प की तुलना में कम होती है। द्रव में जो एनर्जी होती है, ऊर्जा जो होती है वो वाष्प की तुलना में कम होती है। अब वाष्प को द्रव में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब जो एनर्जी है वो क्या होगी, निकलेगी। यानी ऊष्मा क्या होगी, ऊष्मा का अवशोषण या ऊष्मा का निष्कासन होगा। तो ऊष्मा का क्या होगा, इसमें निष्कासन होगा। क्यों होगा, क्योंकि वाष्प क्या हो रही है, द्रव में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, अब यदि आप द्रव को वाष्प में कन्वर्ट करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऊष्मा उसमें देनी पड़ेगी, यानी ऊष्मा क्या करना पड़ेगा, अवशोषण करना पड़ेगा। लेकिन वाष्प को जब हम द्रव में कन्वर्ट करेंगे, घनीभूत का मतलब चेंज करना होता है, वाष्प को जब द्रव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ऊष्मा हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम तरंग लंबाई किसकी होती है। तो सबसे कम तरंग लंबाई किसकी होती है, तो गामा किरणों की लंबाई सबसे कम होती है। देखिए, सबसे तरंग लंबाई किसको बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य को ही तरंग लंबाई बोला जाता है, जिसको हम लैम्बडा से दर्शाते हैं। यदि आपकी लैम्बडा क्या है, अधिक है, यानी तरंग दैर्घ्य की लंबाई क्या है, अधिक है, तरंग दैर्घ्य अधिक है, इसका मतलब उसमें ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। ऊर्जा क्या होगी आपकी, कम होगी। ये तरंग दैर्घ्य कम है तो ऊर्जा क्या होगी, इसमें अधिक होगी। क्योंकि गामा किरणों की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो कम होती है, इसलिए इसमें ऊर्जा क्या होगी, ऊर्जा इसमें अधिक होगी। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किन किरणों में होती है, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा जो होती है वो गामा किरणों में होती है। ठीक है, और सबसे, ये तो किरणों की बात होगी। ये बात करें रंग की, रंग के संबंध में, तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किस रंग की होती है, तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। और सबसे अधिक होती है, सबसे कम किसकी होती है, तो कम होती है आपकी बैंगनी रंग की। ठीक है, बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे कम होती है। जब आपकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक हो गई, और तरंग दैर्घ्य और ऊर्जा में क्या होता है, विपरीत अनुपात होता है। इसका मतलब लाल रंग की जो तरंग होती है उसमें ऊर्जा क्या होगी, कम होगी, सबसे कम, और बैंगनी रंग में क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसलिए लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे अधिक होने की वजह से क्या होता है, खतरे के जो निशान होते हैं वो लाल रंग से ही बनाए जाते हैं। और लाल रंग का प्रकीर्णन यानी बिखराव सबसे कम होता है। ठीक है, इसलिए खतरे के निशान जो भी होते हैं, और जो सूर्य जो उगता है और जो छिपता है टाइम पे जो लाल दिखाई देता है, वो यही कारण होता है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होने के कारण सूर्य हमें लाल रंग का दिखाई देता है। ठीक है, उगते टाइम और छिपते टाइम। ये भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कांच पर प्रहार करती है। कांच पर प्रहार करने का मतलब ये होता है कि इनमें से ऐसे किसकी सहायता से कांच पर लिखा जा सकता है। तो वो कौन सा गैस है उसकी सहायता से कांच पर लिखा जा सकता है, तो वो है आपकी फ्लोरीन। देखिए, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या इसको बोलते हैं अम्ल। ठीक है, इस अम्ल की सहायता से क्या होता है, कांच पर लिखा जा सकता है। अब फ्लोरिक एसिड में कौन सी गैस होगी, तो फ्लोरीन गैस ही होगी। तो कांच पर लिखने की कौन सहायता करता है, तो कौन सहायता करता है, तो फ्लोरीन गैस आपकी कांच पर लिखने में सहायता करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुयान के टायरों में भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो वायुयान के टायरों में जो गैस भरी जाती है वो कौन सी होती है, वो नाइट्रोजन होती है आपकी। नाइट्रोजन का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि एक तो नाइट्रोजन आपकी इजीली उपलब्ध हो जाती है, दूसरी ये सस्ती भी होती है, और तीसरी इसमें आग भी नहीं लगती है, ज्वलनशील भी इतनी नहीं होती है। इसलिए नाइट्रोजन का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आपने जो चिप्स खाए होंगे, चिप्स जो आते हैं आपके पैकेट में, कुरकुरे वगैरह जो आते हैं, लेस के जो आते हैं, तो उसमें भी कौन सी गैस भरी होती है, उसमें भी आपकी नाइट्रोजन गैस ही भरी होती है। इसके अलावा जब आप उंगलियों को चटकाते हो, उंगली को जब चटकाते हो ना, तो उसमें जो चटचट की आवाज़ आती है, कटकट की जो आवाज़ आती है वो किसकी वजह से आती है, तो वो भी आपकी नाइट्रोजन की वजह से ही आती है। ये नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं हड्डियों के बीच में। जैसे मैं आपको अपनी हड्डी दिखाता हूँ, देखिए ये जो उंगली है, इस उंगली में आप जब चटकाओगे तो कटकट की आवाज़ आएगी। ये कटकट की जो आवाज़ आती है वो किसकी वजह से आती है, तो वो आपकी नाइट्रोजन की वजह से ही आती है। नाइट्रोजन के जो बुलबुले बन जाते हैं अंदर, उसके जब फूटते हैं तो उसकी आवाज़ आती है कट की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे भारी तत्व निकेल समूह का है। निकेल समूह का तत्व कौन सा होता है, तो प्लेटिनम आपका निकेल समूह का तत्व होता है। ठीक है, ये समूह 10 में आते हैं, ये आपके किस में आते हैं, समूह 10 में आते हैं। ठीक है, समूह 10 में आते हैं आपके निकेल समूह। नेक्स्ट देखिए, नींबू में कौन सा अम्ल होता है। तो नींबू में कौन सा अम्ल होता है, तो नींबू में होता है आपका साइट्रिक अम्ल। ठीक है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है, नींबू में होता है आपका साइट्रिक अम्ल।
इसके अलावा साइट्रिक अम्ल और किसमें होता है? तो साइट्रिक अम्ल जो होता है वो आपका संतरे में भी होता है। संतरा में कौन सा होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। और नींबू में कौन सा होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। फिर बात करें फॉर्मिक अम्ल की, तो फॉर्मिक अम्ल किसमें होता है? देखिए, जो भी डंक वाली चीज़ें होती हैं, यानी जो भी आपकी डंक वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका बिच्छू हो गया, मधुमक्खी हो गई, इसके अलावा बर्र हो गया, जूं। ठीक है, दालों में क्या पाई जाती है? दालों में सोयाबीन सबसे ज़्यादा, सोयाबीन में क्या होता है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, जो दूध होता है, दूध में क्या होता है? विटामिन सी नहीं पाई जाती, बाकी सभी तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा आपका ऑप्शन जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 28, इसमें क्या है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स क्या होता है? तो आपका गाजर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो रक्त परिसंचरण की खोज अभी आपको बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। ठीक है, इसके अलावा बात करें रॉबर्ट कोच ने, तो बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज की थी आपने रॉबर्ट कोच ने। उसके अलावा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और पेनिसिलिन क्या है आपका? दुनिया का पहला एंटीबायोटिक कौन सा है? तो आपका पेनिसिलिन ही है। नेक्स्ट देखिए,
निम्न में से कौन सा आरेख हाथी, ऊंट और प्राणियों का सही प्रतिनिधित्व करता है? तो देखिए, हाथी और जो ऊंट है दोनों प्राणियों हैं, दोनों प्राणी तो हैं, तो ये प्राणी का गोला हो जाएगा, इसमें एक हाथी का हो जाएगा, एक आपका ऊंट का हो जाएगा। क्योंकि हाथी और ऊंट क्या होते हैं, अलग होते हैं, तो दोनों अलग अलग बनेंगे और दोनों ही प्राणी के अंतर्गत आ जाएंगे, तो ये आपका गोला इस तरह से बनेगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए 3 और 4 कितना होता है 7, 3 और 4 कितना होता है 7, और 7 का वर्ग कितना आएगा 49, ठीक है। 5 और 1 6, और 6 का वर्ग कितना होता है 36। उसी प्रकार के 2 और 8 कितना होता है 10, और 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 100, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ये वाला जो शब्द दे रखा है इसका कोड क्या है, ये दे रखा है, तो मोशन का कोड क्या हुआ। देखिए इसमें जो अंत के 4 लेटर हैं वही आपके अंत के 4 लेटर कहाँ दे रखे हैं, आपको यहाँ दे रखे हैं। तो अंत के 4 कोड क्या है, 1 5 8 6। 1 5 8 6 कहाँ पर दे रखा है अंत में, तो 1 5 8 6 आपका यहाँ दे रखा है, बाकी और किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है कि दिए गए विकल्पों में से भिन्न शब्द को चुनिए, गाय भैंस बकरी और शेर। तो इसमें भिन्न कौन सा हो जाएगा, शेर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि गाय भैंस और बकरी क्या है शाकाहारी, जबकि ये क्या है मांसाहारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से संबंध शब्द को चुनिए। जिस प्रकार बिहार का संबंध पटना से है, तो झारखंड का संबंध किससे होगा। तो बिहार की राजधानी क्या होती है, पटना है, तो झारखंड की राजधानी क्या है, यहाँ पे रांची आ जाएगी, ठीक है, क्या आ जाएगी रांची। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, तो वो आपकी 100 होती है। यदि आपसे ये पूछा जाएगा 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, जो अभाज्य संख्या होगी वो कौन सी होगी, वो आपकी हो जाएगी 101, ठीक है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.25 1.25 और इस सबको जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा। तो देखिए जो भी आंसर होगा आपका वो उसमें पॉइंट के बाद में कितने अंक होने चाहिए, 1 2 3 4, मैक्सिमम कितने अंक होने चाहिए, 4 अंक होने चाहिए। पॉइंट के बाद में मैक्सिमम आपके 4 अंक होने चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद मैक्सिमम कितने अंक हैं, 1 2 3 4 अंक हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो अधिकतम जो अंक होंगे वो पॉइंट के बाद में 4 अंक होने चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे आपके 5 है और यहाँ पे 3 है। 4 किस में है, इसमें, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसको देखिए, ए प्लस 1/a बराबर बी है, तो ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस के 2, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। कैसे निकलता है ये, तो देखिए या तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जैसे आपको मान लीजिए ए प्लस 1/a बराबर दे रखा है, मान लीजिए 3 दे रखा है, आपसे पूछा जाए कि ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो आप कैसे निकालेंगे, 3 का वर्ग, 3 का वर्ग कितना होगा 9, 3 का स्क्वायर माइनस के 2 करना है आपको, तो 9 माइनस के 2 यानी कि कितना आ जाएगा 7। यानी यहाँ पे जो संख्या दे रखी है, यहाँ पे जो संख्या दे रखी है उसका वर्ग करके 2 घटा दीजिए। वही निकलता कैसे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका वर्ग कर देंगे। देखिए इसको निकाल के दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखिए ये दे रखा है आपको ए प्लस 1/a बराबर बी, आपको पूछा है कि ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर वैल्यू क्या आएगी, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ से इसका वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ से हम इसका वर्ग कर देंगे, ठीक है, इसका वर्ग कर देंगे, तो ये तो कितना आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 1/a का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 2ab। तो ए की वैल्यू कितनी है ए है, और बी की वैल्यू कितनी है 1/a है, ठीक है। और इधर जब वर्ग करेंगे तो बी का वर्ग कितना आ जाएगा बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, इस वाले ए से ये वाला ए खत्म हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा ए स्क्वायर प्लस के 1/a स्क्वायर बचेगा, और प्लस के 2 बचेगा, यहाँ बचेगा आपका बी स्क्वायर, ठीक है। अभी प्लस का 2 इधर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के 1/a स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस के 2। तो यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, यही पूछा था आपसे बी स्क्वायर माइनस के 2, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। तो वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, सबको पता है कि 90 अंश का कोण होता है। कैसे निकालते हैं ये भी ना देख लीजिए आप। जैसे मैंने आपको बहुभुज के अंतः कोण का योग निकालने का फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, n माइनस के 2 इंटू 180, ठीक है। ये तो अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग निकालने का फॉर्मूला था। यदि आपको प्रत्येक अंतः कोण निकालना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, n से आपको क्या कर देना है भाग कर देना है, ठीक है। n से क्या कर देना भाग कर देना है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके देखते हैं। जैसे n की वैल्यू क्या है चतुर्भुज के लिए, वर्ग के लिए कितनी भुजाएं होती है, वर्ग में 4 भुजाएं होती है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। देखिए यहाँ रखते हैं 4 माइनस के 2 यानी कि 2 बचेगा, गुणा 180 कटे में कितना आ जाएगा 4, 2 से कटेगा 2 बार और 2 से कटेगा आपका ये 90 बार। तो प्रत्येक अंतर कोण कितना आ गया 90 अंश का आपका कोण निकल के आ गया। एक ईयर में कितने वर्ग डेकामीटर होते हैं, तो एक ईयर में 1 वर्ग डेकामीटर ही होते हैं। भी आप ध्यान रखिए डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट याद रख के रखिए कि एक ईयर में 1 वर्ग डेकामीटर ही होते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि टेन 90 माइनस का थीटा किसके बराबर होता है। तो टेन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो कॉट थीटा के बराबर होता है। ठीक है, कॉट थीटा के बराबर होता है। इस बात करें कैसे होता है, तो देखिए आपने पढ़ा होगा इस तरह का एक वो बनता है आपका। ठीक है, ये 0 अंश का होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है, ये 270, और इसको 0 भी बोल सकते हैं, यहाँ पे 360 भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें कि जब 90 या 270 होता है तो एंगल क्या होता है, चेंज होता है, और साइन भी क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ठीक है, जैसे 0 से 90 तक के बीच में जो आएगा वो उसके जो एंगल होगा वो आपका क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। इसके अलावा यहाँ पे जब बात करेंगे तो यहाँ पे 90 पे क्या होगा, चेंज होगा, और 270 पे भी आपका चेंज होगा, लेकिन 180 और 360 पे आपका चेंज नहीं होगा। तो ये आपका जो दे रखा है 1090 माइनस के थीटा, 1090 माइनस थीटा का मतलब हो गया कि 90 से कम है और 0 से अधिक है। ठीक है, यानी ये जो एंगल आएगा वो इस वाली क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, तो 1090 माइनस का थीटा का मतलब हो गया 1090 माइनस थीटा। 10 किस में चेंज होता है, 10 चेंज होता है आपका कॉट में, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉट, और 90 माइनस का थीटा मतलब ये वाला एंगल है, इसमें क्या होगा आपका सभी पॉजिटिव रहते हैं, तो ये एंगल भी पॉजिटिव रहेगा, और थीटा का आपका थीटा रह जाएगा। तो 1090 माइनस थीटा किसका हो जाएगा, आपका कॉट थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉट थीटा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है कि 3625 गुणा ऐसी किस संख्या से गुणा किया जाए कि आपका 1450 आ जाए। तो देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3625 में किससे गुणा करें कि 1450 मिल जाए। तो हम यहाँ मान लेते हैं क्वेश्चन हमारे स्थान पर x से गुणा कर देते हैं। तो देखिए 3625 गुणा x बराबर 1450। ठीक है, x बराबर यहाँ से मिल जाएगा 1450 बटे में कितना आ जाएगा 3625। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कितने से सॉल्व करेंगे, देखिए 25 से कट जाएगा, ये 25 से कटेगा, 25 से कम 25, ये बचेगा आपका 11, यानी 25 चौका 100, फिर बचेगा आपका 12, 25 पंजे 125, 25 से ये कटेगा आपका 25 के 25 पंजे 125, 20 बचेगा, 25 अट्ठे 200। ठीक है, यानी 58 बट्टे 145। इसके बाद 58 बट्टे 145। ठीक है, अब ये किससे कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा 29 से, 29 दूनी 58, 29 पंजे 145। आपका राइट आंसर कितना जाएगा, 2/5। कितना जाएगा, 2/5। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 और 30 का महत्तम समावर्त बताइए। तो ये मासापा क्या होता है, मासा आपसे पूछा है मासा होता क्या। मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इन संख्याओं को काट दे, बड़ी से बड़ी संख्या जो इन संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे। देखिए 1 से 1 कटेगी तो कट जाएगी, 2 से कटेगी तो 2 से भी कट जाएगी, 6 से कटेगी तो 6 से भी दोनों संख्याएं कट जाएंगी, 90 से कटेगी तो 90 से आपकी ये संख्याएं नहीं कटेगी। यानी ये तीनों ऑप्शन ऐसे हैं जिनसे ये संख्याएं कट रही है, लेकिन आपको चाहिए क्या, बड़ी से बड़ी। तो इन तीनों में बड़ा से बड़ा क्या है, तो 6 आपका बड़ा है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका मासापा हो जाएगा। क्वेश्चन है कि 2/7 का कितने प्रतिशत 1/35 है। तो हमने मान लिया कि x परसेंट हमारा कितना है, 1/35 है। 2/7 का x परसेंट, ठीक है, x परसेंट कितना है, 1/35 है। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 2/7 गुणा x परसेंट मतलब x बटे में 100 आ जाएगा, बराबर 1/35। सॉल्व करते हैं, 7 से कटेगा आपका 5 बार, 5 से कटेगा आपका 20 बार, और 2 से कटेगा आपका ये 10 बार। 10 का गुणा इसमें होगा 10 एकम 10, तो x बराबर यहाँ से कितना मिल जाएगा, x बराबर मिल जाएगा 10। कितने परसेंट हो जाएगा आपका, ये 10% हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, 800 की कोई मशीन 7% हानि पर बेची जाए तो कितने में बेचेगी। तो देखिए 800 आपका क्रय मूल्य होगा, 7% हानि पर बेची जा रही है, यानी 100 माइनस के साथ, यानी कि 93% निकाल देंगे डायरेक्ट। कितना आंसर आ जाएगा इसका, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 8 का गुणा 4 में करेंगे, 8 3 24, और 8 में 72 और 2 74, यानी 744 रुपये में वो क्या हुई, वो बेची जाएगी। ठीक है, ऐड निकाल दीजिए 800 का 93%, 7% हानि है तो 93% निकाल दीजिए। यदि 7% लाभ होता तो 100 + 7 यानी कि 107% निकाल देते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 पारियों का औसत कितना है, 50 है। इनमें से पहले 10 पारियों का औसत 45 है, 12वीं पारी का अंतिम पारी तक का औसत कितना है, 52 है। तो 11वीं पारी का रन कितने थे। देखिए इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए ये पहले करिए, आप क्या करना है, पहले आपको 50 × 25 करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा उसको किस में से घटा देना है, 10 × 45 + 12 × 52 में से, दोनों को जोड़ में से 25 × 50 को घटा देना है, तो वहाँ से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो शॉर्ट तरीका क्या हो सकता है, तो इसका शॉर्ट तरीका क्या होगा, देखिए 25 पारियों का औसत कितना है, 50, यानी ओवरऑल जो औसत है वो कितना है, 50 है, लेकिन पहले 10 पारियों का औसत कितना है, 45, यानी कितनी कमी पड़ गई यहाँ पे, यहाँ कमी होगी 5 की। कितनी पारियों पर, 10 पे, 10 पे 5 की कमी है,
कितनी कमी होगी टोटल? टोटल होगी आपकी 50 की कमी। फिर कह रहा है जो 12 से लेके जो अंतिम पारी तक, अंतिम पारी कितनी हो जाएंगी? 12 से लेके 25वीं पारी तक कितनी पारी हो जाएंगी आपकी? 14 पारी हो जाएंगी। 12 से लेके 25 तक कितनी पारी हो जाएंगी? तो 12 से लेके 25 तक आपकी 14 पारी हो जाएंगी। 14 पारियों में का औसत कितना है? तो आपका 52 है। यानी कितना अधिक है 50 से? तो आपका 2 अधिक है। तो 14 पारी में 2 अधिक है, तो 14 दूनी 28, यानी आपके पास कितना अधिक हो गया? 28 अधिक हो गया। लेकिन कमी कितनी चल रही थी? 50 की कमी चल रही थी। तो ओवरऑल आपको पास कितनी कमी हो गई? 50 माइनस 28 यानी कि 22 की कमी हो गई। कि आपको रखना कितना रखना है? आपको 50 का 50 रखना है। इसका मतलब जो 11वीं पारी है उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा आपको? 22 जोड़ना पड़ेगा। यानी कि आपका जो औसत है 50, उसमें आपको कितना जोड़ना पड़ेगा? 22 जोड़ना पड़ेगा, जिससे कि आपका पूरा जो औसत रहेगा वो कितना रहेगा? वो 50 का 50 रहेगा। इसका मतलब 50 प्लस के 22 कितना हो जाएगा आपका? 72। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 72। ठीक है। यदि आपको ये तरीका समझ में नहीं आया हो तो आप क्या करिए, आप करिए 50 का 25 में गुणा करिए, जितना भी आंसर आएगा 25 पंजे 125, यानी हो जाएगा आपका 1250। इसके अलावा फिर क्या करना है आपको? 10 इंटू 45 कितना हो जाएगा? 450। और ये 12 इंटू 52, 12 इंटू 52 कितना होगा? 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60 और 2 62, यानी कि इन दोनों को जोड़िए और इसको जोड़ में से इसको घटा दीजिए। आपका आंसर कितना निकल के आ जाएगा? 72 निकल के आ जाएगा। ठीक है। 12 दूनी सॉरी 12 पारी नहीं, यहाँ पे कितना करना है? 14 गुणा करना है। 14 गुणा 52 बने, 14 दूनी 28 और 14 पंजे 70 और 2 72। ठीक है। यानी 728 प्लस के 450 को जोड़िए, उसमें से 1250 को हटा दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन यदि आपको ये तरीका आता होगा तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 56/42 बराबर दे रखा है अंडर रूट में 64 क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है आपको क्या होगी। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ दे रखा है आपको, नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ मैं आपको। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। ठीक है। यहाँ क्वेश्चन मार्क के हम क्या मान लेते हैं? हम मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क के स्थान पर एक्स मान लेते हैं। ठीक है, बटे में एक्स। इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 56 बटे में 42 बराबर 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 64 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 8। ठीक है। बटे में कितना रहेगा? अंडर रूट में एक्स रहेगा। क्लियर। इसको सॉल्व करते हैं। 7 8 से 8 7 56 और 7 से कटेगा 6 बार, यानी कि यहाँ से आपको अंडर रूट में एक्स के बराबर मिल जाएगा। अंडर रूट एक्स बराबर कितना मिल जाएगा? 6। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 6 का वर्ग यानी कि 36। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 36, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है कि कितने वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 3 गुना हो जाएगा। यानी यदि आपके पास धन कितना था? पी था, तो अब धन कितना हो जाएगा? 3p हो जाएगा। ये धन 3p हो रहा है तो इसका मतलब ब्याज कितना मिल रहा है? तो मिश्र धन में से हम मूलधन घटा देंगे तो हमें ब्याज मिल जाएगा। तो ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस के मूलधन, यानी 3p माइनस के p बराबर 2p। ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ब्याज। ब्याज कितना मिल गया आपको? 2p ब्याज मिल गया। कब मिला? जब आपका मूलधन कितना है? p है। इसको फॉर्मूले में रख लीजिए। देखिए ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर होता है मूलधन, ब्याज कितना निकल गया है? 2p। ब्याज बराबर होता है मूलधन, मूलधन कितना है? p गुणा दर, दर कितनी है? 5%, गुणा समय कितना है? समय आपसे पूछा है। बटे में कितना आ जाएगा? 100। क्लियर। ये p से p खत्म, 5 से कटेगा 20 पर और 20 दूनी 40। तो t बराबर कितना आ जाएगा? t बराबर जाएगा आपका 40 वर्ष। ठीक है। t बराबर 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बराबर इतना है और बी बराबर इतना है तो ए अनुपात सी बताइए। ठीक है। अनुपात का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। देखिए आपको दे रखा है कि ए बराबर दे रखा है बी बट्टे 3, यानी ए बराबर बी बट्टे 3। तो यहाँ से ए अपॉन बी कितना आ जाएगा? ए अपॉन बी बराबर आ जाएगा 1/3, यानी कि ए अनुपात बी बराबर हो जाएगा 1/3। क्लियर। उसी पर यहाँ से बी बराबर कितना आ जाएगा? बी बराबर सी बट्टे 2 दे रखा है, यहाँ से बी बट्टे सी बराबर हो जाएगा 1/2। यहाँ से बी अनुपात सी कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछा कि 1 अनुपात सॉरी ए अनुपात सी कितना होगा, तो ए अनुपात सी कैसे निकालेंगे देखिए। अब आपका सवाल हो गया ये। ठीक है। ए अनुपात बी दे रखा है 1/3, बी अनुपात सी दे रखा है आपका 1/2। तो ए अनुपात सी बताइए कितना हुआ। हमने क्या कर लिया? हमने ए बी सी को यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। अब ए अनुपात बी कितना है? तो ए अनुपात बी कितना है? 1/3। ए के नीचे 1 लिख दीजिए, बी के नीचे 3 लिख दीजिए, क्योंकि 1/3 है। उसके बाद बी अनुपात सी कितना है? 1/2। तो बी के नीचे 1 लिखिए और सी के नीचे कितना लिखिए? 2 लिखिए। ठीक है। ये आपका क्या है? ये आपके अनुपात है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, अब आगे क्या करना है आपको। देखिए यहाँ पे जो जगह खाली बची है, यहाँ पे वहाँ पे ये सामने वाली संख्या भर दीजिए।
यहाँ पे 3 के सामने 3 लिख दीजिए और 1 के सामने यहाँ पे 1 लिख दीजिए। क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब आगे देखिए, अब क्या करना है आपको, अब इनका आपस में गुणा कर देना है, यानी 1 इंटू 1 कितना होगा 1, 3 इंटू 1 कितना आ जाएगा 3, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। यानी कि आपका ये क्या निकल के आ गया, ए बी सी का तीनों का आपस में अनुपात निकल के आ गया। लेकिन आपसे पूछा क्या है, ए अनुपात सी पूछा है। ए अनुपात सी कैसे होगा, ए की वैल्यू कितनी है, ए अनुपात सी पूछा है ना आपसे, तो देखिए ए की वैल्यू कितनी निकल के यहाँ से 1 निकल के आई, और सी की वैल्यू कितनी निकल के आई 6 निकल के आई। ए अनुपात सी कितना हो जाएगा, ए अनुपात सी निकल के आ जाएगा आपका 1:6। ठीक है, यदि आपसे बी अनुपात सी पूछे तो 3:6 आ जाएगा, यानी 1:2 हो जाएगा। आपसे कुछ भी पूछ ले आपका आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है, आपको तीनों को निकाल लिया आपने इकट्ठा, उसमें फिर आपको जो भी पूछा आप आंसर बता सकते हैं। ठीक, आपसे पूछा है ए अनुपात सी कितना हुआ, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू कितनी है 6, दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा 1:6। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1:6। लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखिए क्वेश्चन दिया है कि विजय 2 घंटे में 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 2 घंटे में कितना जाता है 9 किलोमीटर, यानी कि 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको 2 घंटे लगते हैं, तो 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितने घंटे लगेंगे, 2/9 घंटे लग जाएंगे। आपसे पूछा कि 30 किलोमीटर दूरी चलने में उसे कितने घंटे लगेंगे, तो 30 किलोमीटर दूरी चलने में उसे कितने घंटे लगेंगे, तो 2/9 गुणा 30, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 3 से कटेगा 3 बार, 3 से 10 बार, 10 दूनी 20, 20/3, देखिए 20/3 होता है आपका 6 सही 2/3 घंटे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।